हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। और चूंकि ये मुद्दा राजव्यवस्था से जुड़ा है तो इसलिए इसे हम जीएस पेपर 2 में रखेंगे और ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे जिन पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबरों में क्यों है, उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और समझेंगे कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव सिस्टम आखिर है क्या, और इस नए सिस्टम से संविधान में या कानून में किन किन संशोधनों की ज़रूरत होगी उनको समझेंगे। उसके बाद इसके लाभ, इसकी हानियां या इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं उनको देखेंगे और ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। और आज के टॉपिक में हम मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न पूछेंगे आपसे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दरअसल संविधान दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू संबोधित किया। और अपने पूरे संबोधन में उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर बल दिया तो वो था एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर। उन्होंने कहा कि भारत में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और जिसकी वजह से जो हमारे विकास कार्य हैं वो बाधित होते हैं। तो इसलिए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर जोर देते हुए कहा कि अब जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है ये एक चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये भारत की ज़रूरत बन गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ज़रूरत है कि लोग अपने संविधान को, यानी देश के जो लोग हैं वो अपने संविधान को जानें और समझें। और इसी के मद्देनज़र उन्होंने युवाओं को संविधान के प्रति आकर्षित करने के लिए KYC, यानी आपने बहुत प्रचलित टर्म है सुनी होगी, यानी नो योर कस्टमर, इसी की तर्ज पर KYC यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान की शुरुआत की। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बैकग्राउंड को और उसके बाद समझेंगे कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये सिस्टम जो है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं। तो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करें, यानी एक साथ चुनावों की बात करें, तो आज़ादी से के बाद से 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे। लेकिन 1968 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं जो थी बीच में ही भंग हो गई, जिसकी वजह से ये क्रम टूट गया और राज्यों में उनके कार्यकाल के हिसाब से ही चुनाव होने लगे। हालांकि साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी एक साथ चुनाव को लेकर कई बार चर्चा भी हुई है और कई दल इससे सहमत भी हैं। और अगर चुनाव आयोग की बात करें वो तो इस पर पहले से ही अपना समर्थन दे चुका है। और अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो पिछले साल उन्होंने इस बारे में चर्चा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी। हालांकि उसका कोई ख़ास नतीजा सामने नहीं आया था। तो अगर हम बात करें भारत के विधि आयोग की, तो चुनाव सुधारों को लेकर इसने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें इस तरह के सिस्टम की सिफारिश की थी इसने। और इसके अलावा विधि और न्याय पर जो संसद की स्थायी समिति है उसकी जो 79th रिपोर्ट थी उसमें भी कुछ इसी तरह की बात की गई थी। इसके अलावा नीति आयोग ने भी इस मामले पर विश्लेषण जारी करके साइमल्टेनियस इलेक्शन के इम्पोर्टेंस पर चर्चा की थी। चलिए अब देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम आखिर है क्या। तो इसके लिए पहले ये देखना ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल क्या व्यवस्था है। अभी व्यवस्था है कि लोकसभा, भारत में लोकसभा और जो विधानसभा है उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और उसके बाद चुनाव होते हैं। और अगर बीच में ही लोकसभा या विधानसभा विघटित हो जाती है तो फिर से उनके चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इस नए सिस्टम में क्या होगा कि हर 5 साल पर लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों के जो चुनाव हैं वो एक ही दिन होंगे, बल्कि क्या फ़र्क होगा इसमें? फ़र्क ये होगा कि इसमें जो वोटर लिस्ट है वो एक समान रहेगी, यानी एक ही वोटर लिस्ट रहेगी, जबकि जो चुनाव हैं वो हमेशा की तरह कई चरणों में हो सकते हैं। फ़र्क सिर्फ वोटर लिस्ट का रहेगा। और आइडियली देखा जाए तो इसमें पंचायत संस्थाओं के चुनावों को भी शामिल किया जा सकता है,
लेकिन क्योंकि जो पंचायत संस्थाएं हैं उनके जो चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, इसलिए नीति आयोग का मानना है कि जो पंचायत संस्थाओं के जो चुनाव हैं उनको इसमें शामिल करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। चलिए अब मान लेते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाते हैं और लोकसभा और जो विधानसभा है उनका गठन भी हो जाता है। तो लेकिन अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा या कुछ राज्यों की विधानसभाएं बीच में ही भंग हो जाती हैं, चाहे वो सरकार के गिरने से हो या मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, तो ऐसे में स्थिति क्या होगी? क्योंकि हमारा संविधान तो ये कहता है कि सामान्य स्थिति में लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का रहेगा। तो तब साइमल्टेनियस इलेक्शन के हिसाब से हमें संविधान में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत होगी। अब वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करने की ज़रूरत होगी? सबसे पहला है अनुच्छेद 83(2). ये क्या कहता है? ये लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल है उसे बताता है, तो इसलिए इसमें संशोधन करना होगा और जो फ्लेक्सिबल टर्म है उसके हिसाब से इसमें चेंजेस करने होंगे। और इसके अलावा अनुच्छेद 85(2) ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की, तो इसमें भी संशोधन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा एक है अनुच्छेद 172(1). ये राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके 5 वर्ष के कार्यकाल को बताता है, तो इसमें भी फ्लेक्सिबल टर्म को लेके चेंजेस करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 174(2). ये जैसे अनुच्छेद 85(2) राष्ट्रपति को शक्ति देता है लोकसभा को विघटित करने की किसी भी समय, ये राज्यपाल को शक्ति देता है विधानसभा को विघटित करने की, तो इसमें भी संशोधन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा सबसे ख़ास बात ये कि इसमें जो अनुच्छेद 356 है उसमें भी संशोधन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये राज्य के मामले में राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की कुछ खास शक्तियाँ देता है, विशेष शक्तियाँ देता है कि राष्ट्रपति जो है कुछ विशेष कंडीशंस में विधानसभा को, राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है उसके भी कुछ प्रावधानों में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसमें चुनाव करवाने और कार्यकाल संबंधी जो प्रावधान हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत होगी। और इसके साथ साथ जो एक साथ चुनाव है यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसको भी परिभाषित करने की ज़रूरत होगी, ताकि उसको भी सही तरीके से परिभाषित किया जाए। और इसके अलावा जो चुनाव आयोग है उसको चुनाव संचालित कराने के मामले में जो शक्तियां और कार्य प्राप्त हैं उनको भी फिर से परिभाषित करना होगा। अब ये तो हमने देखे कि कौन कौन से अगर ये सिस्टम आ जाता है, ये प्रणाली आती है, तो इसमें क्या संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसके, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ लाभ होते हैं, तो हम उसके लाभ पर सबसे पहले नज़र डालते हैं कि उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो इससे सबसे पहला तो ये कि अगर ये प्रणाली आती है, ये नया सिस्टम लागू होता है, तो इससे सबसे पहले तो ये कि जैसा हमने बताया कि जो विकास कार्य बाधित होते थे उनसे निजात मिल जाएगी सबसे पहले तो। और दूसरा ये कि जो चुनावों पर बार बार चुनाव होने से जो खर्च वहन करना पड़ता था वो उसमें कमी आएगी, यानी कि जो बार बार होने वाला जो खर्च था उससे निजात मिल जाएगी, वो उसमें कमी आ जाएगी। इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव अभियान से बाहर निकल के जो जनता के लिए कार्य करने हैं, ये शासन चलाना है, कानून बनाना है, उन सब कामों की तरफ भी ध्यान दे सकेंगे। इसके अलावा जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती भी किन्हीं और कार्यों में हो सकेगी, क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती इन मतदान कराने में लगी रहती थी कि ताकि मतदान जो है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सके। और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी जो शासन प्रशासन है उसके कामों में अधिक रुचि ले सकेंगे, उनका ध्यान भी उधर रहेगा ज़्यादातर। और ख़ास तौर से जैसे टीचर्स हैं यानी जो अध्यापक हैं, उनकी चुनाव के टाइम पर ड्यूटी लगने से जो शैक्षणिक कार्य है वो भी बाधित होते थे, तो उससे भी निजात मिलेगी। और कहीं ना कहीं ऐसे में भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। अब जाहिर है इस सिस्टम के कुछ लाभ हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानियां भी होंगी या कुछ चुनौतियां होंगी, तो हम अब उनको देखेंगे कि क्या
इस सिस्टम का क्या नुकसान हो सकता है या इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला तो ये कि जानकारों का ये मानना है कि जो राष्ट्रीय दल हैं, अगर ये सिस्टम होता है तो राष्ट्रीय दलों का कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ेगा और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है कि जो मतदाता हैं यानी कि जो वोटर्स हैं उनमें जागरूकता की बहुत कमी है। यानी कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते इसके केंद्र और जो राज्य है उनके कार्य और शक्तियों के बीच अंतर को नहीं समझ पाते। इसके अलावा अगर चुनौती की बात करें तो सरकार को, अगर ये सिस्टम आता है और राज्य के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो दोनों चुनावों के लिए अलग अलग ईवीएम्स उपलब्ध कराना भी सरकार के सामने एक चुनौती होगी, लॉजिस्टिक संबंधी, कि सरकार अलग अलग ईवीएम मशीन्स उपलब्ध कराए ऐसे में। इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं सभी राजनीतिक दलों को एक मत करना यानी उनका एक राय हो पाना ऐसे मामले में थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं उन पर जनता के समक्ष जो दबाव रहता था वो इससे नहीं रहेगा। ये इसकी हानि हो सकती है कि राजनीतिक दलों पर जनता के समक्ष जो दबाव है वो नहीं रहेगा और वो जन कल्याण कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल क्या होता है कि बार बार चुनाव होने की वजह से उन्हें जनता का सामना करना पड़ता रहता है और इस वजह से कहीं ना कहीं जन कल्याण के जो कार्य हैं उनको करने पड़ते हैं या उनका ध्यान रखते हैं। इसके अलावा संविधान में जैसे हमने बात की कि कई बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ बदलावों की ज़रूरत होगी, राजनीतिक समर्थन ज़रूरी है उसके लिए। अब ये तो बात हुई इसके लाभ की, इस सिस्टम के लाभ की, हमने हानियां भी देखी और इसके समक्ष चुनौतियां भी देखी। अब ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? तो सबसे पहला तो ये कि इसके लिए सरकार को ज़रूरत होगी कि जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं सरकार उनको विश्वास में ले। इसके अलावा लोगों में जागरूकता लाने के लिए यानी इस सिस्टम के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए सोशल मीडिया को एक ज़रिया बनाया जा सकता है, एक अच्छा उसकी भूमिका रहेगी। इसके अलावा जो संविधान है उसमें जो संशोधन किए जाएं उसके लिए जो विशेषज्ञ हैं उनके पैनल्स गठित किए जाएं। और अभी क्या है, हालांकि फ़िलहाल लोकसभा के चुनाव के साथ साथ कहीं ना कहीं राज्य में भी चुनाव होते रहते हैं, तो इसलिए ये प्रयोग कुछ नया नहीं होगा यहाँ। तो ये प्रयोग जो है कुछ नया नहीं होगा, लेकिन बस इसमें ज़रूरत होगी तो सिर्फ इतनी कि जो प्रशासनिक अमला है उसको और अधिक प्रशिक्षित करना होगा, यानी कि और अधिक प्रशिक्षित किया जाए ताकि इसमें फ़ायदा मिल सके। और इसके अलावा जो राज्य हैं उनमें अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है वो अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। चलिए अब हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, भावी समय में समकालिक निर्वाचन की व्यवहार्यता का परीक्षण कीजिए, साथ ही चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर मुलाकात होगी किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।